काफ़ी महीनों से अपने छोटे देवर की हरकतों को देखकर मैं काफ़ी डरी सहमी सी रहने लगी थी। पता नहीं क्यों उन्हें देखकर मुझे भय होने लगा था। वो जब भी मुझे देखता तो कहता, भाभी अपने खूबसूरत चेहरे को ज़रा संभाल कर रखना, वरना, ऐसा कहकर एक अजीब सी मुस्कुराहट देकर चला जाता। पर एक दिन उसने मेरे चेहरे पर एक नुकीली चीज़ से वार कर दिया और ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए वहाँ से चला गया। मैं दर्द से छटपटा रही थी और वो सुकून भरी आँख भरकर मेरे सामने से ऐसे गया मानो उसकी जन्मों जन्मों की इच्छा पूरी हो गई हो। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया। मेरा नाम नैना है। मेरी शादी श्रीवास्तव परिवार के सबसे बड़े बेटे निकुंज के साथ हुई है। निकुंज स्वभाव के बड़े नेक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। हमारी शादी को 4 साल होने जा रहे थे और मैं एक बेटे की माँ बन चुकी हूँ। मेरा संयुक्त परिवार है जिसमें मैं सबसे बड़ी हूँ, यानी मेरे पति सभी भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। उनके बाद 3 भाई और 1 बहन है। बहन मेरे पति के बाद थी, इसलिए उनकी शादी मेरी शादी से पहले ही हो चुकी थी। मेरे परिवार में मेरे सास ससुर और 3 छोटे देवर हैं। उसमें 2 देवर अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं और मंझला देवर बस यूं ही अपना समय बर्बाद कर रहे थे। मतलब उन्हें काम धंधे से कोई विशेष लगाव नहीं था। बस दिन भर दोस्तों के साथ मटर गश्ती में अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे थे, जिसे देखकर बाबूजी काफ़ी गुस्से में रहते थे और निकुंज को कहा करते थे कि तुम अपने साथ इसे भी काम पर ले जाओ। बाबूजी के जिद करने पर निकुंज अपने साथ मंझले देवर को ले तो जाते थे, पर वहाँ भी इनका रवैया ऐसा ही रहता था। मंझले देवर, जिसका नाम किशोर था, उनका व्यवहार कुछ अजीब सा था। मतलब हर वक्त अपने भाई से एक कुढ़न रहती थी और मेरे साथ भी उसका व्यवहार कुछ अजीब सा रहता था। वो अक्सर मुझे ऐसे देखता जैसे उसके मन में कुछ खुरापात चल रहा हो और देख देख कर सातिर मुस्कुराहट देता। शुरू में मुझे कुछ समझ नहीं आता, पर जैसे जैसे मैं उस घर में पुरानी होती गई मुझे बहुत कुछ समझ आने लगा था। इसलिए मैं अपने इस देवर से एक दूरी बना कर रखती। मैं अच्छे भले घर की बेटी थी, इसलिए ससुराल आते ही अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने लगी थी, जिससे माँ बाबूजी के साथ साथ आस पड़ोस नाते रिश्तेदारों में मेरी बहुत पूछ होने लगी थी। मेरे ससुर जी मुझे बहुत मान देते थे। उनके लिए मैं एक आदर्श बहू थी और माँ जी तो जैसे मुझे पाकर बिल्कुल भी निश्चिंत हो गई थी, क्योंकि मैंने अपने परिवार बच्चों के साथ साथ सभी देवरों का बहुत ख्याल रखती और अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही थी। शायद यही मेरे देवर किशोर को बहुत चुभती थी, इसलिए मुझे और अपने बड़े भाई निकुंज को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता। खैर, उनके व्यवहार में कोई बदलाव न देखकर एक दिन बाबूजी ने फैसला लिया कि अब किशोर की शादी कर दी जाए ताकि वो जिम्मेदार बन पाए, क्योंकि वो अब तक अपनी जिम्मेदारियों से भागता फिरता था। बाबूजी को लगा शादी के बाद उसके व्यवहार में भी कुछ बदलाव आ जाएगा। वो घर गृहस्थी के चक्कर में जिम्मेदार बन जाएगा, इसलिए एक साधारण घर की साधारण सी लड़की निशी से उसकी शादी हो जाती है। निशी गांव की लड़की थी और ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसलिए शहर के तौर तरीके में थोड़ी कच्ची थी। पर किशोर भी इतना पढ़ा लिखा नहीं था और ना ही वो कोई काम धंधा करता था, इसलिए उसे ऐसी लड़की मिली थी। शादी की पहली रात से ही
किशोर थोड़ा उखरा उखरा रहने लगा। वो निशी से हमेशा चिढ़ा चिढ़ा सा रहता था, क्योंकि निशी थोड़ी अल्हड़ सी लड़की थी। ना तो वो देखने सुनने में बहुत अच्छी थी, ना पढ़ने और पहनने ओढ़ने में, और बात तो ऐसी करती मानो कोई 10 साल की बच्ची हो, मतलब बिल्कुल बेदिमाग लड़की। उसका ऐसा बात व्यवहार देखकर किशोर हमेशा गुस्से में रहता, पर वो ये भूल गया था कि वो भी तो बिल्कुल निशी के जैसा ही था। निशी दिमाग से कम थी तो किशोर भी बिल्कुल निठल्ला था। वो भी सिर्फ 12वीं पास था और देखने में भी साधारण ही था, इसलिए मिला जुला कर दोनों की जोड़ी एक जैसी थी। दूसरी तरफ निकुंज पढ़े लिखे, समझदार, जिम्मेदार आदमी थे और इसलिए मैं भी उनके अनुरूप ही मिली थी। पर जब से किशोर की शादी निशी से हुई थी, तब से किशोर मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। आते जाते मुझे हमेशा डराते रहता, कभी हाथों में कुछ नुकीली चीज़ लेकर, तो कभी अपनी बातों से कहता, अपनी खूबसूरती जरा संभाल कर रखना भाभी श्री, ऐसा ना हो कि एक दिन ये खूबसूरती ही ना रहे। कहकर जोर जोर से हंसने लगता और फिर कहता मैं मजाक कर रहा हूँ। पर उनका इस तरह का मजाक मेरे दिन का चैन छीन लेती थी। मैं इन्हीं बातों को लेकर अक्सर परेशान रहने लगी और मन हमेशा आशंकित रहने लगा। इसी बीच एक दिन दोपहर में जब घर पूरी तरह से शांत था, सब अपने अपने काम से बाहर गए थे और माँ जी अपने कमरे में आराम कर रही थी, तब किशोर चुपके से मेरे कमरे में आया और मेरे चेहरे पर किसी धारदार चीज़ से खुरेच कर ऐसे हंसते हुए निकल गया मानो उसकी जन्मों जन्मों की कोई अधूरी तमन्ना पूरी हो गई हो। मैं दर्द से चीख उठी, पर वो मुझे अनदेखा करके भाग गया। मेरी चीख सुनकर माँ जी दौड़कर मेरे कमरे में आई और मुझे देखकर वो सन्न रह गई। उन्होंने तुरंत मेरे छोटे देवर को आवाज़ दी, जो अभी अभी घर में आए थे। उन्हें माँ जी ने कहा, जल्दी से नैना भाभी को लेकर डॉक्टर के पास चलो। मुझे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहाँ मेरा इलाज हुआ और फिर मैं घर आ गई। मेरे घर आने के साथ ही मेरे पति और ससुर जी भी घर आ गए। फिर बाबूजी ने मुझसे पूछा कि ये सब कैसे हुआ। तब मैंने सारी आप बीती सुनाई कि कैसे मंझले देवर मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े थे और आज की सारी उनके करामात मैंने बाबूजी को जस का तस सुना दिया। जब बाबूजी ने सुना कि ये सब किशोर का किया धरा है, तब वे गुस्से से चिल्लाते हुए किशोर को आवाज़ देने लगे, पर किशोर घर में था ही नहीं। वो तो उसी समय भाग चुका था। इसलिए उनके मन में चल रहे इस खुरापात को कोई समझ नहीं पा रहा था। आखिरकार 5 दिनों बाद किशोर बाबूजी की नज़रों से छुपते हुए माँ जी के पास कुछ पैसे मांगने आया कि तभी उसे बाबूजी पकड़ लेते हैं और 2 तमाचा खींचकर किशोर के गाल पर जड़ देते हैं और गुस्से से पूछने लगते हैं, आखिर उसने ऐसी ओछी हरकत क्यों किया, वो भी अपनी भाभी के साथ। क्या दुश्मनी है तुझे उनसे। बाबूजी गुस्से से किशोर को डांट ही रहे थे कि तभी वहाँ निकुंज भी आ जाते हैं और वो भी किशोर को मारने लगते हैं। बता, ऐसा क्यों किया तूने। जिस भाभी ने हमेशा तेरा ख्याल रखा, तेरे गंदे कपड़े धोए, खाना बना कर खिलाया, उसी के साथ ऐसी नीच हरकत करके भाग गया। बता, नहीं तो आज तेरी खाल खींच लूँगा। बाबूजी भी गुस्से से कहने लगे। तब जो किशोर ने कहा, उसे सुनकर सभी के मुंह अवाक रह गए। किशोर पागलों की तरह चीखते हुए कहने लगा, मैं ये नहीं करता तो और क्या करता। अरे हर वक्त आप लोग मेरे साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, हर वक्त
सिर्फ और सिर्फ भैया का ही नाम सब जपते रहते हैं। हर जगह सिर्फ उनका ही सम्मान, उनकी ही बातों का मान दिया जाता है। मैं तो जैसे इस घर में कुछ हूँ ही नहीं। जब भैया से हो गया तो भाभी भी वैसी ही आ गई। अब भैया के साथ भाभी का भी गुणगान सबकी जुबान में होने लगा, जिसे सुनकर मैं अंदर ही अंदर घुटने लगा था। मुझे अपने आप में हीन भावना आने लगी थी। ऊपर से जब मेरी शादी हुई तो मेरी पत्नी भी बिल्कुल मेरी ही जैसी आई, जो किसी भी चीज़ में भाभी से बेहतर नहीं थी। यहाँ तक कि खूबसूरती में भी वो भाभी से 2 कदम पीछे थी। मैं हमेशा सोचता था कि क्या हुआ जो मुझे लोग मान नहीं देते, पर मेरी पत्नी के कारण मुझे लोग मान देने लगेंगे, पर मैं गलत था। मुझे भैया के खुशी जीवन को देखकर जलन होने लगी थी। वो इतना खुश कैसे रह सकते हैं? इसलिए मैं भाभी के खूबसूरती को खराब कर देना चाहता था, ताकि उनके चेहरे खराब हो जाएं और भैया भाभी से दूर हो जाए और उनके बीच प्यार की जगह कलह पनपने लगे। मैं हमेशा से भैया से आगे रहना चाहता था, चाहे वो धन दौलत, नाम शोहरत हो या पत्नी के मामले हो, पर हर बार मैं हारता गया। मुझे भी भाभी के जैसी सुंदर सुशील पत्नी चाहिए थी, पर आप लोगों ने क्या किया? एक बेढंगी अल्लड़ लड़की से मेरी शादी करवा दिए। ऐसा कहकर किशोर जोर जोर से पागलों की तरह चीखने लगा। उसे अपने किए का कोई पछतावा नहीं था, बल्कि वो सातिर हंसे जा रहा था और कह रहा था, भाभी इस बार तो आप बच गई, पर अगली बार आपके चेहरे का नक्शा बिगाड़ दूंगा। अब तक किशोर की सारी बातें सुनकर सब कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो गए। फिर बाबूजी निकुंज और मुझे अपने कमरे में बुलाए और कहने लगे, किशोर की मानसिक हालत ठीक नहीं लग रहा है मुझे, इसलिए उसका इलाज करवाना होगा। शायद उसने बचपन से ही अपने दिमाग में इस तरह की भावना को भर लिया है, जिसे निकालना ज़रूरी है। ऐसा करता हूँ, मैं उसे बहला फुसला कर साइकाइट्रिस्ट से दिखा देता हूँ, ताकि उसका कुछ इलाज हो सके। और तब तक तुम दोनों ये घर छोड़कर किसी और जगह शिफ्ट हो जाओ, ताकि बहू सुरक्षित रहे। बाबूजी की बात कहीं न कहीं सही लगी, इसलिए निकुंज मुझे लेकर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए और इधर किशोर का इलाज शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता किशोर के हालत में सुधार आने लगा। वो अब अपनी पत्नी के साथ खुश रहने लगा था और काम धंधा भी सीखने लगा था। इधर निकुंज ने अपना एक मकान खरीद लिया और हम खुशी खुशी वहीं रहने लगे। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी ज़रूर लिखिएगा, और कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।